बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट एक्चुअली हम लोग का प्लान है टेस्टिंग साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे इलेबोरेटली आपको बताने का कि किस तरह इनको हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं और किस तरह क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं जो साइकोलॉजी में रिलेट करते हैं। ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले क्या है टेस्टिंग साइकोलॉजी। एक्चुअली इनकी जो डेफिनेशन है टेस्टिंग साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट और टेस्टिंग साइकोलॉजी दो डिफरेंट चीज़ें हैं और इनकी डेफिनेशन टेस्टिंग साइकोलॉजी की काफ़ी लेंथी डेफिनेशन है, इसलिए मैंने इसके मेन पॉइंट्स निकाले हैं ताकि आपको इजी टू रिमेंबर है इसको। ओके, सबसे पहले इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? ग्रुप ऑफ टेक्निक्स। टेक्निक्स का ग्रुप्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट which tries to assess either one or more specific aspects of individual, ठीक है, through standardized objective developed techniques or by means of devices and procedure designed to obtain a sample of behavior। मतलब क्या है कि ये टेस्टिंग साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। इसमें हम लोग ग्रुप ऑफ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं इंडिविजुअल के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को लेने के लिए थ्रू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिवली और स्टैंडर्डाइज्ड डेवलप टेक्निक्स, या हम लोग डिवाइसेस यूज़ करते हैं और प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? सैम्पल ऑफ बिहेवियर को लेने के लिए। ये डेफिनेशन है टेस्टिंग साइकोलॉजी की। नेक्स्ट क्या है? साइकोलॉजिकल टेस्ट की क्या चीज़ होती है? एनास्थेसिया ने इसको सबसे पहले डिफ़ाइन किया था। उसने कहा था साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ एसेंशियल एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स ऑफ सैम्पल ऑफ बिहेवियर। क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स ऑफ सैम्पल ऑफ बिहेवियर। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? बिहेवियर को बड़ा स्टैंडर्डाइज तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड टेस्टिंग साइकोलॉजी दो अलग चीज़ें हैं। अब हम लोग इनको अप्लाई क्यों करते हैं? अब बहुत ज़्यादा ऐसा मसला होता है कि एक बंदा जो है बड़ा एग्रेसिव सा नज़र आ रहा होता है, या फिर एक बंदा जो होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग उसको जानने के लिए कि बंदा कितना इंट्रोवर्ट है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, हम लोग उससे टेस्ट लेते हैं, जिसमें हम लोग TAT टेस्ट को कंडक्ट कर रहे होते हैं, इंकवॉल टेस्ट को कंडक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट टेस्ट को कंडक्ट कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। अब जो बंदे के जहन में वर्ड आ रहा होता है उस वर्ड से रिलेटेड, जैसे हम लोग कहें कि माँ, तो आप माँ के बारे में जो भी लिखेंगे वो आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा होगा। ये मोस्टली आर्मी में ये टेस्टिंग साइकोलॉजी अप्लाई की जाती है। जब आप लोग किसी जगह पे टेस्ट वगैरह देने जाते हैं तो वहाँ पे अप्लाई की जाती है ताकि वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर सके कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। उसके बाद है हम लोग साइकोलॉजिकल असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी बेसिकली क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। टेस्टिंग साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल असेसमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है? गैदरिंग एंड इंटेरोगेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रिलेटेड डाटा। गैदरिंग एंड इंटेरोगेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रिलेटेड डाटा हम लोग गैदर करते हैं और इंटेरोगेशन करते हैं। देन इसको क्या करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन, ठीक है। साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन करने के लिए, किस पर्पस के लिए? साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन बनाने के लिए। उसके बाद है अकम्प्लिश थ्रू द यूज़ ऑफ टूल्स सच एज टेस्ट, ठीक है। हम लोग इसको किस तरह करते हैं? साइकोलॉजिकल असेसमेंट को थ्रू टेस्ट, मतलब कि हम लोग इसमें इंटरव्यू ले लेते हैं किसी बंदे का, या किसी बंदे से बात कर लेते हैं, या उस बंदे को हम लोग कोई टेस्ट दे देते हैं कि आप इसको सॉल्व करें, जैसे TAT टेस्ट होता है। उसके बाद क्या है? डिज़ाइंड अपरेटस एंड मेजर्स प्रोसीजर। In short, again, psychological assessment is defined as gathering and interrogation of psychological related data for the purpose of making a psychological evaluation accomplished through the use of tools such as tests, interviews, case study, behavior and observation, designs, apparatus, measures, procedures। ओके, अब क्या है टेस्टिंग में और असेसमेंट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले टेस्टिंग क्या होती है? ये न्यूमेरिकल डाटा होता है इसमें, और असेसमेंट में क्या होता है? थ्योरेटिकल डाटा होता है। मतलब कि आंसर टू क्वेश्चन, सॉल्व प्रॉब्लम, मेकिंग डिसीजंस थ्रू द यूज़ टूल्स ऑफ एवेल्युएशन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? आंसर करते हैं क्वेश्चंस को आंसर करते हैं हम लोग। अपने जो हमारे पास बंदा आता है उसको हम लोग कहते हैं कि क्वेश्चंस को आंसर्स करो, उसके बाद सॉल्व करो प्रॉब्लम्स को। डिसीजंस में हम लोग उसके बारे में डिसीजन करते हैं कि अब इसकी पर्सनैलिटी कैसी है,
टूल्स ऑफ एवेल्यूएशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और टेस्टिंग क्या होती है, न्यूमेरिकल इन नेचर होती है। उसके बाद क्या है कि ये टेस्टिंग है, इसमें हम लोग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इसमें हम लोग टेस्ट उस बंदे से लेते हैं और उस टेस्ट को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हाउ इंडिविजुअल प्रोसेस, एक बंदा प्रोसेस किस तरह कर रहा है। उसके बाद है फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप। टेस्टिंग साइकोलॉजी हम लोग किसके लिए, इंडिविजुअल और ग्रुप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन असेसमेंट क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए यूज़ होती है, इंडिविजुअल्स इन नेचर के लिए। उसके बाद है टेस्टर्स इज़ नॉट की टू प्रोसेस। जो टेस्टर होता है वो की टू प्रोसेस नहीं होता, मतलब कि उसने सिर्फ उस चीज़ को वैल्यूएट करना होता है जो उस टेस्ट में बता दी गई होती है। असेसर इज़ द की टू प्रोसेस। असेसर जो होता है उस प्रोसेस का की होती है, वो उस बंदे के जो फीलिंग्स हैं उनको समझ सकता है, या फिर उसकी जो मतलब वो बंदा बताना चाह रहा है वो उस चीज़ को ईजिली परसीव कर सकता है। उसके बाद है टेस्टिंग यील्ड जो होती है वो सीरीज़ ऑफ टेस्ट स्कोर पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। जैसे कि अगर एक बंदा बार बार आपको जैसे TAT टेस्ट जो होता है वो सेशंस में होता है, आप सेशंस में उससे वो टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो वो उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो टेस्टिंग की जो यील्ड है वो उसके सीरीज़ ऑफ टेस्ट स्कोर्स पे डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद जो असेसमेंट है इसमें क्या कर रही होती हैं कि वो लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या डिस्कस करना है, इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है वो ऑब्टेन टेस्ट को कौन ले सकता है, या वो जो डाटा है टेस्ट का वो कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले बात, 3 लोगों के पास ये डाटा होता है, टेस्ट पब्लिशर्स के पास, डेवलपर्स के पास और साइकोलॉजिकल एग्जामिनर्स के पास ये डाटा होता है, ठीक है। अब वो किन लोगों को रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ टेस्ट ओनली टू नीड टू स्टडी, जिस बंदे को उस चीज़ को स्टडी करने की ज़रूरत होती है उनको वो इशू करते हैं, और नो यूज़ ऑफ मटेरियल, और वो बंदा जो उस मटेरियल को यूज़ करना जानता है उसको वो टेस्ट जो है वो इशू करते हैं। इसकी 3 रीज़न्स होती हैं, 3 मेन रीज़न्स होती हैं कि वाई असेस और टू साइकोलॉजिकल टेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड। 3 वजह से साइकोलॉजिकल टेस्ट को पॉपुलर करने से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। बिकॉज फर्स्ट रीज़न क्या है कि अगर कोई बंदा अनक्वालिफाइड है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, उस टेस्ट से सब्जेक्ट को हार्म कर देगा, मतलब कि वो उस टेस्ट को गलत इंटरप्रेट करेगा, गलत तरीके से उस टेस्ट को परसीव करेगा। क्या होगा कि जो इनएक्सपीरियंस पर्सनस है वो एक तो उस डाटा की सिलेक्शन नहीं कर पाएगा, उसके बाद उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा उस टेस्ट को, उसके बाद उसकी स्कोरिंग में उसको बड़ा मसला आएगा। देन उसके बाद क्या, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अगर वो इंटरप्रिटेशन गलत कर देता है तो जो सब्जेक्ट है उसको उस चीज़ से नुकसान पहुँचेगा, ठीक है। उसके बाद जो अनएजुकेटेड पर्सन होता है उसको वो टेस्ट को इशू नहीं करते। और उसके बाद क्या, लीकेज ऑफ आइटम्स, कि मतलब कि अगर आप टेस्ट को कॉमन कर देते हैं तो आइटम्स जो हैं वो लीक हो जाती हैं। अब क्या होता है, डिस्ट्रॉयड टेस्ट एफिशिएंसी। अगर मेरे पास आर्मी का जो साइकोलॉजिकल टेस्ट पहले से आ जाता है तो डेफिनेटली मैं उस टेस्ट को याद करके जाऊंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरी जो टेस्ट की मेरी पर्सनैलिटी जो है वो बंदा नहीं जान सकेगा, क्योंकि मैं अब तो एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी को शो कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर लीकेज ऑफ आइटम्स, वो आइटम्स लीक हो जाती हैं तो वो टेस्ट जो है वो बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को हम लोग उस तरीके से असेस ही नहीं कर सकते। उसके बाद डिस्ट्रॉयड टेस्ट एफिशिएंसी। उसके बाद है पर्सन, अगर एक इंसान मेमोराइज़ कर लेता है टेस्ट के आंसर्स को तो वो क्या करता है, उसमें आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस शो करता है। जैसे कि अगर आर्मी का टेस्ट तो हो गया उसमें, ठीक है, जो पहले मैंने एग्जांपल दी है, लेकिन अगर आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी के टेस्ट का पहले से ही पता चल जाए तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आप वो टेस्ट पहले से तैयार कर जाते हैं। अब टीचर को पता नहीं चलता कि आप कितने पानी में हैं, क्योंकि आप वहाँ पे आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस शो कर चुके होते हैं। अगर हम लोग इस टेस्ट को लीक कर देंगे, टेस्ट लीक हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, एक ब्लाइंड पर्सन भी है ना, वो कलर विजन के टेस्ट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आंसर कीज़ जो हैं उसको पता है उसने किस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। 5 सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेस्ट, ठीक है, ऑन टेस्ट, ठीक है, जो जिनसे हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड करते हैं अबाउट टेस्ट। 5 सोर्सेज हैं, पब्लिशर्स, उसके बाद है कैटलॉग्स। ओके, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, 5 सोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन के जो टेस्ट ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें पब्लिशर्स आते हैं, उसके बाद कैटलॉग्स आते हैं, देन जर्नल्स आते हैं, उसके बाद डाटाबेस और टेस्ट। उसके बाद है राइट्स ऑफ टेस्ट मेकर। राइट ऑफ टेस्ट मेकर में सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट आता है
कि जिस सबसे पहले हम लोग जो कॉन्सेंट है हम लोग को उसको इन्फॉर्म करें कि ये टेस्ट हम लोग किस तरह देंगे और इसके थ्रू किस तरह की पर्सनैलिटी जो है वो अवेलुएट होगी। उसके बाद है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड टेस्ट फाइंडिंग, उसको टेस्ट फाइंडिंग का भी बताएं, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है कि मेरे टेस्ट की फाइंडिंग्स क्या है तो आप उसको टेस्ट की फाइंडिंग्स ज़रूर बताएं। राइट्स ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी दें, कि तुम्हारी उसको कॉन्फिडेंस दें इस चीज़ का कि आप जो हमें डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो फुल जो है वो प्राइवेसी में रहेगा, वो किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे कि सेफ़ डाटा कीपिंग, मतलब कि एक साइकोलॉजिस्ट का रिकॉर्ड होता है कि वो डाटा को जो है वो सेव रखता है, वो प्राइवेसी में सेव रखता है, ये नहीं कि पब्लिकली कर दे, ठीक है। अगर आपने पब्लिकली भी करना है तो आप उस बंदे से पूछें देन उसको पब्लिश करें। उसके बाद क्या है, पर्सनल मेडिकल इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे कि अगर एक बंदा है वो बीमार है तो अपने साइकेट्रिस्ट को कह देता है या साइकोलॉजिस्ट को कह देता है कि यार मेरी जो मेडिकल हिस्ट्री है ना ये प्लीज़ लीक आउट नहीं करना, मैंने किसी को भी इस हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो ये जो है कॉन्फिडेंशियलिटी देते हैं। उसके बाद है राइट टू लीस्ट स्टेगमेटाइजिंग लेबल्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ टेस्ट मेकर में 4 राइट्स आ जाते हैं। वो ऑब्टेन टेस्ट 3 पर्सनस के पास टेस्ट मौजूद होता है और उनसे दो तरह के लोग ले सकते हैं। तो उसके बाद 3 रीज़न्स हैं जो टेस्ट सबको नहीं दिया जाता, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हैं वो 5 हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है। पब्लिशर्स होते हैं, कैटलॉग्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, उसके बाद डाटाबेस होता है और टेस्ट मैनुअल्स होते हैं, ठीक है, कॉलम्स वगैरह जो होते हैं, जर्नल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, उसमें डिफरेंस